देखिए, कोई जो मैं कहूँ कि बरसाती जीव जंतु होते हैं जो राजनीतिक, यानी कि जो केवल चुनाव लड़ने आते हैं, वो स्ट्रेटजी बनाते हैं कि आप जनता के बीच में जाते हैं, उनसे जो सुख दुख की भागीदारी करते हैं, उनसे विकास की बात करते हैं। लाचार अवस्था में था, आज माननीय मोदी जी के अथक प्रयासों से, सेवा सुशासन से, गरीब कल्याण के बुनियाद पर वही राष्ट्र आज दुनिया में गौरवशाली सम्मान अगर अर्जित किया है। सियासत की बात कहीं से भी जायज़ तब तक नहीं होती है जब सियासतदारों से जब तक बात ना हो। खैर 2024 का बिगुल बज चुका है और कुशीनगर की धरती से तमाम सारे उम्मीदवारों के नाम कायस लगाया जा रहा है और इसी के साथ भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार आज हमारे साथ हैं विजय कुमार दुबे जी। सर, बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। धन्यवाद। सबसे पहले तो प्रारंभ में हम ये आपसे जानना चाहेंगे कि आप पहले भी वर्तमान आप लोकसभा सदस्य हैं भारतीय जनता पार्टी से, पहले भी तमाम सारे चुनाव लड़ चुके हैं। कैसी स्ट्रेटजी है, क्या तरीका है आपका इस बार चुनाव लड़ने का? देखिए, कोई जो मैं कहूँ कि बरसाती जीव जंतु होते हैं जो राजनीतिक, यानी कि जो केवल चुनाव लड़ने आते हैं, वो स्ट्रेटजी बनाते हैं। हम लोग 365 दिन चुनाव ही लड़ना होता है कि आप जनता के बीच में जाते हैं, उनसे जो सुख दुख की भागीदारी करते हैं, उनसे विकास की बात करते हैं। तो ये कार्य तो हम लोग का नित्य का रोज़ है, तो कोई स्ट्रेटजी नया नहीं है। फ़र्क है ये है कि चुनाव के समय में लाभार्थी जो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी के जन कल्याणकारी योजनाओं के लाभ से आज आत्मनिर्भर इस देश का गरीब हो गया, छोटा किसान हो रहा है, महिलाएं हो रही हैं, छात्र हो रहे हैं, युवा हो रहे हैं। और उनको हम लोग को केवल याद दिलाना है कि जिस 9 साल पहले जो राष्ट्र बीमार लाचार अवस्था में था, आज माननीय मोदी जी के अथक प्रयासों से, सेवा सुशासन से, गरीब कल्याण के बुनियाद पर वही राष्ट्र आज दुनिया में गौरवशाली सम्मान अगर अर्जित किया है और पूरे दुनिया के इस समय 5वां अर्थ महाशक्ति के रूप में हमारा देश नंबर लाया है। तीसरी बार माननीय मोदी जी ने कहा है कि अवसर मिलने के बाद, तीसरी बार इस देश की कमान लेने के बाद दुनिया के तीसरी महाशक्ति अर्थव्यवस्था में इस देश को लाएंगे। तो राष्ट्र के विकास के लिए इस प्रदेश, जो हमारे उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी महाराज ने इस गुंडा मवालियों के उत्तर प्रदेश को मुक्त कराते हुए और बदनाम छवि के इस उत्तर प्रदेश को पूरे राष्ट्र में सम्मान दिलाने का कार्य किए। आज देश के उद्योगपतियों को अगर स्वर्ग सा धरती लगता है उद्योग नीति के लिए, तो ये उत्तर प्रदेश, जहाँ कभी उद्योगपति देखना भी नहीं पसंद करते थे। तो इन राष्ट्र को, इस उत्तर प्रदेश को और विकास के अगले स्वर्णिम दौर में ले जाने के लिए ये आवश्यक है कि माननीय मोदी जी के हाथ को मजबूत किया जाए और भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट बहुमत में लाया जाए। यही स्ट्रेटजी हम लोग का। एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है, लगातार सोशल मीडिया पे और इस पर तमाम सारी बातें भी चलती हैं। कई बार चूँकि मैं भी कुशीनगर जनपद का ही हूँ, तो मुझसे भी लोग सवाल करते हैं, पूछते भी हैं, एयरपोर्ट को लेकर सवाल करते हैं। विपक्ष पे भी लगातार इस पर बात करती है कि एयरपोर्ट का उद्घाटन तो हुआ, लेकिन जिस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का नाम उसको दिया गया, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय ना हवाई उस पर कोई जहाज़ उस पर शुरू हुई या रेगुलर बेस पे कोई उस पर लगातार फ़्लाइट्स नहीं मिल पाई। जो लोग आपसे पूछते हैं उनसे पूछे नहीं कि 25 साल से जिस हवाई पट्टी का 22 जगह बाउंड्री वाल तोड़कर जब 50 गांव के पशुओं का चारागाह बनाया गया था और 50 गांव के युवाओं का ड्राइविंग स्पॉट उस रनवे पर था, लावारिस एक लालटेन जलाने की रोशनी नहीं था, तो उस समय चिंता नहीं किए थे। आज तो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का निर्माण पूरा कराया गया, 6 महीना उड़ान भी हुआ डोमेस्टिक। लेकिन आप जानते हैं, जो लोग विकास से दूर रहे, जो हवाई अड्डे के निर्माण में जिनका कोई योगदान ही नहीं रहा, वो जानते भी नहीं होंगे। किसी भी हवाई अड्डे से उड़ान व्यवस्थित रूप से हो तो उसके लिए ILS निर्माण आवश्यकता है। कुशीनगर का ILS निर्माण चल रहा है
तीव्र गति से चल रहा है। वहाँ के डायरेक्टर ने बताया है कि 3 से 4 महीना में वो आईएलएस निर्माण, आईएलएस क्या होता है मैं बता दूं, लो विजिबिलिटी पर भी उड़ान हो सके तो वही आईएलएस, हाँ, नाइट विजन में। तो मतलब और आप देखे होंगे कि मौसम जब खराब अब की साल हुआ है 2 महीना पहले, तो स्पाइस जेट ने तुरंत हाथ खड़ा कर दिया। सही बात है, उस मौसम में और उस लो विजिबिलिटी में स्पाइस जेट ही नहीं, एयरलाइंस का कोई भी विमान होता तो उड़ान नहीं कर पाता। तो अब ये तय हुआ है कि पहले आईएलएस का निर्माण पूर्ण हो ही जाए, तब ये देश के प्रमुख केंद्रों से अन्य एयरलाइंसों द्वारा, अभी तक स्पाइस जेट था, अब इंडिगो को भी लगाएंगे और भी एयरलाइंस को लगाएंगे, और तब अंतर्राष्ट्रीय उड़ान होगा जेद्दा या थाईलैंड। मतलब ये अनुमान लगाया जा सके 3-4 महीने बाद, हाँ, बाद ये आएगा उड़ान। बेस पे उड़ान भरी जाए। अरे जो लोग पूछ रहे हैं उनसे पूछे नहीं, हजारों करोड़ लगा के, और हमारा भारत सरकार या उड्डयन मंत्री या माननीय मोदी जी के सौजन्य से हजारों करोड़ लगा के कोविड के विषम परिस्थितियों में जिस हवाई अड्डे का अस्तित्व ही समाप्त कर दिया गया था, उसको अंतर्राष्ट्रीय रूप दिया गया। 6 महीना उड़ान भी हुआ, इधर 2 महीना से उड़ान है। तो इतना चिंता अगर आप लोग 25 साल पहले किए होते तो आज तो इसे देश दुनिया से उड़ाने चल रहा होता। ठीक है, एक और ज़रूरी बात जो सबसे महत्वपूर्ण भी है, क्योंकि मैं उस नगर से आता हूँ, पडरौना शहर में जाम की तमाम सारी समस्या हमेशा रहती है। ओवरब्रिज को लेकर तमाम सारी बातें उठी, उद्घाटन भी हो गया। मुझे लग रहा है कि उस बीच पे तमाम सारे उस पर भी सवाल खड़े किए गए। क्या लगता है कब से उस पर काम शुरू होगा या काम होगा भी कि नहीं होगा? क्या कुछ बजट को भी लेकर कोई बातचीत है? कुछ नहीं है। अंडरपास का टेंडर में है। अंडरपास जो पहले कोतवाली रोड पर फ्लाईओवर बनना था, आरओबी बनना था, ठीक है। फिर व्यापारियों ने जब इस इंस्पेक्शन चीफ इंजीनियर के साथ गए हम लोग लेके, तो सैकड़ों व्यापारी जुटे। उन्होंने कहा कि चौड़ी जगह है नहीं, अगर आरओबी बन गया तो हमारी दुकानदारी ख़त्म हो जाएगी, तो इस आरओबी की सुविधा लेकर हम लोग क्या करेंगे जब दुकान ही नहीं रहेगा। तो ये बात तो हम लोग को समझ में आया। तो उसके बाद चेंज हो गया, जो 68B पर आरओबी था वो 67 पर चला गया, और 67 पर जो अंडरपास था वो हम लोग यहाँ कर रही है। तो यहाँ 65 करोड़ का आरओबी स्वीकृत था, तो 15 करोड़ का अंडरपास बनाने में अप्रूवल लेना नहीं था, तो ये टेंडर में लग गया। ठीक है, टेंडर में लगा है, 45 दिन में तो टेंडर खुलता है। खुलने के बाद जानते हैं आप महीनों होता है, ये हम समझ रहे हैं कि 1 से 1.5 महीना में ये कार्य शुरू हो जाएगा। अब आए बगल में, चूँकि वो 15 करोड़ का अंडरपास था, अब वहाँ 65 करोड़ का आरओबी बनना है। तो आप जान रहे हैं जब ये अमाउंट फ्लक्चुएट करेगा तो उसका अप्रूवल एक बार फिर रेलवे बोर्ड से लेना पड़ेगा। लेकिन वहाँ भी मैं दिलवा दिया हूँ, रेलवे बोर्ड से भी स्वीकृति रेल मंत्री के माननीय अश्विनी वैष्णव जी के माध्यम से वो भी दिला चुका हूँ। उसमें 2-3 महीना लगेगा, लेकिन वो भी मतलब ये चुनाव आचार संहिता खत्म होते दोनों अपने रंग में आ जाएगा। मैं व्यक्तिगत तौर पर मैंने 2 ऐसे काम, और मेरे सामने की बात है, मैंने कप्तानगंज और कुशीनगर के मैंने ओवरब्रिज को देखा, काफ़ी तीव्र गति से काम हुआ। कहाँ का देखें? कप्तानगंज और कुशीनगर, गोपालगढ़ में और कुशीनगर में जो 2 जगह बने हुए हैं। तो 3 देखे, काहे 2 ही का नाम ले? 2 जगह की बात मैं कर रहा हूं। 3 देखे हैं। हाँ, 3 में पडरौना में 2 देखेंगे, और पहला जो मैं शिलान्यास आपकी कार्यकाल में करूँगा वो हाटा के जो दोनों ब्लैक स्पॉट है, डेथ स्पॉट है, जहाँ सर्वाधिक मौतें होती हैं, बागनाथ चौराहा के यूनियन चौराहा, वो दोनों स्वीकृत होकर निविदा में आ चुका है। उसकी भी मैं शिलान्यास करूँगा। चूँकि आप नौरंगिया जो पहले विधानसभा हुआ करता था, खड्डा विधानसभा हो गया, आप मूल रूप से यहाँ यहीं से आप आते भी हैं। यहाँ के लिए क्या कुछ सोचा है? यहाँ के भी लोग तमाम सारे आपसे बात पूछते होंगे, कहते भी होंगे। देखिए, यहाँ पर सबसे बड़ा आवागमन की बड़ी बुरा दर्द था। आपको पता लगा हमारे कार्यकाल के पहले ये नौरंगिया से कप्तानगंज जाना लोग छोड़ दिए थे, नौरंगिया से गुगली जाना छोड़ दिए थे, ये हालात थे। आज देखें तो उत्तर प्रदेश के विकासशील ज़िलों में जो बेहतर सड़कें होंगी वो आपको नौरंगिया चौराहा से आपको जाते मिलेगा, चाहे महाराजगंज डिस्ट्रिक्ट हो, चाहे उधर कप्तानगंज हो के देवरिया हो। फिर यहाँ पर सब सड़कें अभी देखिए FDR तकनीकी पर बन रहा पकड़ियार कौवा साथ, इसी तकनीक की हम लोगों ने बनवाया पनिहवा से खड्डा, ठीक है, वो भी बुरे हाल में था। बहुत जल्द शुरू होने जा रहा है 2 सड़क, एक तो जो
खिड़किया से जटहा ला चुके हैं चौड़ीकरण मार्ग, लेकिन जटहा से जब ये आगे बढ़ेगा तो इसी विधानसभा के निबुआ आगे जुड़ेगा, वो एक बाकी है जो बनने वाला है। और दूसरा जो पनियावा से खड्डा तो बन गया, लेकिन खड्डा से सिसवा भी बुरे हालात में है, वो बन रोडवेज जाएगा। कनेक्टिविटी भी काफ़ी कमज़ोर है। रोडवेज कनेक्टिविटी तो हम लोग देखते देखते खड़ा कर देंगे, क्योंकि इस लोकसभा के जब रोडवेज बस स्टेशन बुरे हाल में थे, उसको एयरपोर्ट का रूप दे दिए हम लोग। कसिया का देख ही रहे हैं क्या आधुनिक बना, पड़ौना का निर्माण चल रहा है। अभी चंद दिन पहले हाटा के बस स्टैंड का हम शिलान्यास किए हैं। तो ये हम लोग ये रोडवेज की एक बस यहाँ पर देंगे जो इस क्षेत्र से होते टेकुआ टार होते जाएगा, 1-2 बस देंगे यहाँ पर। अच्छा, विकास से इधर थोड़ा पॉलिटिकल बात भी कर लूँ। ऐसा सोशल मीडिया और तमाम सारे अखबारों और चैनलों के माध्यम से पता चला कि इंडिया जो गठबंधन है, इंडी गठबंधन, उससे जो है स्वामी प्रसाद मौर्य कुशीनगर की धरती से जो है चुनाव लड़ सकते हैं। देखिए, लड़ने को तो कोई लड़ सकता है, लेकिन आचार संहिता लग गया ना। अभी तक कोई ऐसा पहलवान दिखा जो ताल ठोक के भाजपा को चुनौती दे रहा हो? अभी तो ये लोग ढूंढ रहे हैं कौन बने लड़े, लेकिन कोई तो आएगा ही। हम भी जानते हैं वो अकबर तो नहीं मिलेगा, लेकिन जो आएगा उसका पिछले बार से बुरा असर होगा, ये मैं जानता हूँ। पिछले बार से ज़्यादा बुरा? हाँ, बुरा असर, क्योंकि पिछले बार जितनी भी विकास के आप नाम ले रहे हैं, आप खुद बता दें 2019 के पहले था क्या कुशीनगर में? कुछ भी था? तो कोई एक नाम ले आप आप। ऐसा कहेंगे तो फिर ये आरोप फिर भाजपा पे लग जाएगा, क्योंकि 14 से के कार्यकाल में जो है भाजपा के सांसद जो है राजेश कुमार पांडे जो है थे। मैं किसी पर आरोप नहीं लगा रहा, मैं ये लगा रहा हूँ कि देखिए, देने वाले तो योगी मोदी होते हैं, लेकिन माध्यम जहाँ मजबूत होता है, जिस गांव की जनता अपने आपस का भेदभाव भूलकर विकास के लिए आवाज़ मजबूती से उठाती है, तो आप मानते हैं ना कि जनप्रतिनिधि बाध्य होता है उसका विकास करने। तो हम लोग माध्यम हैं, माध्यम अगर मजबूत रहेगा तो देने वाले तो दोनों हाथ खोलकर इस समय माननीय मोदी जी और योगी महाराज इस प्रदेश और देश के लिए तैयार है। माध्यम अगर ढीला हो जाएगा तो फिर विकास की वो बड़ी परियोजना नहीं आ सकती। और मैं मानता हूँ कि जनप्रतिनिधि तो वही है, सरकारी योजनाओं का तो अंबार है। अब हम माननीय मोदी जी योगी जी के केवल योजना की डफली बजा के और अपने दायित्वों का इतिश्री कर लें तो वो जनता के साथ अन्याय होगा। आप लोग तो मौर्य के साथ काम भी किए हैं, क्योंकि आपकी पार्टी में वो मंत्री रहे हैं, तो आएंगे तो थोड़ी बहुत बातचीत आपके साथ होगी? बातचीत हम लोग ऐसे लोगों से कर भी नहीं सकते जो रामचरितमानस को जलाने की बात करे, जो प्रभु श्री राम के अस्तित्व पर प्रश्न करे। ऐसे लोगों से हम लोग अब बात भी करना मुनासिब नहीं। ऐसे लोगों से हम लोग मैदान में आमना सामना लड़ने के लिए ठीक तैयारी रहेगा। पॉइंट है जिसको अखिलेश बार बार कह रहे हैं, पीडीए, पिछला दलित अल्पसंख्यक, ये कहीं आपके वोट को नुकसान तो नहीं पहुंचाएंगे? देखिए, पीडीए उडीए इन लोगों का जितना कर लें समीकरण, लेकिन ये आप लोग को भी पता है कि अब की बार देश भर में 400 पार, तो उत्तर प्रदेश में अब की बार 75 पार, और इस कुशीनगर में अब की बार 8 लाख पार। मतलब आपको विश्वास है? हाँ हाँ, हम लोग को विश्वास इसलिए है कि जनता का विश्वास हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी पर है, तो हम लोग को पूर्ण विश्वास है कि मुख्यमंत्री जी पर है, तो हम लोग पूर्ण विश्वास है कि इस वजह से कि मौर्य जी यहाँ पे पहले भी पूर्व मंत्री रह चुके हैं, विधायक रह चुके हैं, लगभग 4-5 टर्म लगातार काम कर चुके हैं, तो कुछ तो पकड़ होगी, कुछ तो। देखिए, जिनकी बात कर रहे हैं ज़रा उनसे पूछें कि चुनाव हारने के बाद कई साल हो गया इस लोकसभा की धरती पर आए, क्या जाने कि इस लोकसभा की धरती का जनता कैसे जी रही है, कैसे चल रही है, कैसे उसका आगे काम चल रहा है। तो अभी आप कहा ना कि स्ट्रेटजी कौन बनाते हैं, ये जो बरसाती मेढक टाइप लोग जो बसंत ऋतु में चुनाव लड़ने आते हैं, ये स्ट्रेटजी बनाते हैं। ऐसे ही लोग जिन आप कह रहे हैं नाम, तो ये लोग कभी आए नहीं इधर। 5 साल में हमें लग रहा है इक्का दुक्का भी शायद देखे हो लोग। मंत्री रहते जिनका विकास आपने कराया उस विधानसभा का, जो अपनी विधानसभा का विकास। अरे एक बात बताएं, ये लोग मंत्री रहे, लेकिन खिड़किया पुल कौन बनवाया? मैं ही बनवाया। खिड़किया से जटहा कौन सड़क बनवाया? ये पडरौना की जो फ्लाईओवर आरओबी की बात कर रहे हैं,
ये कौन बनवाया? बस स्टेशन हम ही लोग के समय बन रहा है। बस स्टेशन काम कब शुरू हुआ? हम ही लोग शुरू कराए। ये लोग क्या किए थे जो आज किसके दम पर ही आएंगे वोट मांगने? अच्छा, आरपीएन सिंह अब तो भाजपा में हैं, आप हाँ। उनके खिलाफ भी चुनाव लड़ चुके हैं। हाँ। उनकी पार्टी से भी आप कांग्रेस से भी विधायक रह चुके हैं। प्रचार करेंगे कि नहीं करेंगे? निकल गए, कल से निकलना है। और आप मान के चलिएगा कि उनके आने से उनका जो मत था वो कांग्रेस का तो था नहीं, कांग्रेस का तो मत ही नहीं है उत्तर प्रदेश धरती पर। जो उनका मत था वो भी भारतीय जनता पार्टी में हाँ मिलेगा। मतलब सपा से आप निश्चिंत हैं, विपक्ष से आप निश्चिंत हैं? अरे हमें कोई दिखाइए नहीं दे रहा, अभी तो हम क्या कहें, ये जान रहे हैं वाकूवर नहीं मिलेगा, लेकिन हम लोग अपना कर्म देखिए। आज एक बूथ अध्यक्ष, सेक्टर प्रमुख, मंडलों की बैठक, जो भारतीय जनता पार्टी का सबसे मजबूत कड़ी है, निचले स्तर से संगठन जो लेकर चलती है, वही देखिए हम लोग का बैठक का क्रम चल रहा है। यहाँ कोई सम्मेलन नहीं है, कोई यहाँ आयोजन नहीं है, ये बैठक का क्रम चल रहा है। ये निरंतर चलेगा और अब तो पन्ना प्रमुखों वाला चलेगा, फिर मोर्चों का चलेगा। ये सब क्रम से हम लोग आएंगे, जो कर्म है वही करेंगे। सामने कौन है कौन नहीं इससे कोई मतलब नहीं। अब की बार मतलब आप 400 के पार 8 लाख पार अब की बार, विपक्ष में कोई भी है। फिर एक बार मोदी सरकार, अब की बार 400 पार। ये मैं ये अपील तो नहीं कर सकता हूँ, लेकिन मेरी शुभकामना है। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार, कुशीनगर से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी विजय कुमार दुबे जी थे, जो निर्वर्तमान सांसद भी हैं, पूर्व में विधायक भी रह चुके हैं। इन्होंने तमाम सारी बातों के द्वारा बताया कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी स्ट्रेटजी नहीं बनाती है। खैर, अभी तो देखना काफ़ी दिलचस्प होगा कि इस बार विपक्ष में लड़ता कौन है। अगर स्वयं प्रसाद मौर्य लड़ते हैं तो क्या होगी कुशीनगर जनता की सोच। खैर, ये बातें अब जनता से पूछ के ही तय होगी। खैर, हमारे साथ लगातार बने रहिए। मेरा नाम है अनुराग और आप देख रहे हैं पलटू। धन्यवाद।